सेठ का चैप्टर 19 वायु एवं जल प्रदूषण की समस्या। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे। आज है वीडियो का थर्ड लेक्चर। इसमें जो हम लोग पढ़ लिए थे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। आज हम लोग को पढ़ना है आम्ल वर्षा के बारे में, जो कि ताजमहल किस प्रकार से पूरे वाइट से अब वो पीलापन होते गया है, कैसे हो गया है। तो इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है, आम्ल वर्षा के बारे में। ये है हमारा टॉपिक आज का, ताजमहल और आम्ल वर्षा। देखिए आम्ल वर्षा होता कैसे है ये आपको हम पिछले वीडियो में बताए हैं, थोड़ा उसमें देख लीजिए, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। देखिए हमारा ताजमहल दुनिया में प्रसिद्ध है, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मतलब ये हुआ कि वो कई विश्व में प्रसिद्ध होगा। जैसे कि बोध गया टेम्पल, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आपको लाल किला हो गया, ये ताजमहल हो गया, साउथ की मंदिरें हो गई, ये बहुत सारे जो भारत में जगह हैं वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में हैं, यानी वहाँ पर विदेशों से लोग घूमने आते हैं। कहता बहुत दूर दूर से लोग इसे देखने के लिए आते हैं। आपको भी कभी मौका मिले तो ज़रूर आगरा जाइएगा। किंतु यह इस विशाल एवं भव्य इमारत की सफ़ेदी खत्म हो रही है। अभी हमने बोला कि इसकी जो पूरा ज़्यादा वाइट थी, बहुत वाइट थी, लेकिन वो क्या हो गया कि वो धीरे धीरे पीलापन होते गया, यानी कि सफ़ेदी खत्म होते जा रही है। जैसे सभी को सोचिए अपना दांत के बारे में, जब कोई बच्चा होता है तो उसको दांत बहुत ज़्यादा उजला होता है, मतलब बहुत बढ़िया लगता है, एकदम सफ़ेद दांत है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही बड़ा होने लगता है उसको दांत क्या होने लगते हैं, पीला होने लगते हैं। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो खाना खाते हैं, ठीक है, ब्रश मुँह जो दांत है उसका साफ बढ़िया से नहीं कर पाते हैं। ये सब वजह से क्या होता है, उसके जो दांत है वो पीलापन होते जाते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी है, जो अम्ल वर्षा जो है उसके कारण से जो सफ़ेद था ये ताजमहल, वो धीरे धीरे क्या हो गया, ख़त्म होते गया और वो पीला होते गया। यह चिंता का विषय बन चुका है। आगरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर मथुरा का तेल शोधक कारखाना है, ठीक है। आगरा जहाँ पर ताजमहल है वहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी पर मथुरा का तेल शोधक कारखाना है, जिसकी स्थापना 1973 में की गई थी, आज़ादी के बाद। यहाँ प्रतिदिन 25 से 30 टन ठीक है, 25 से 30 टन सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल को देता है, ठीक है। अब आप समझिए कि प्रतिदिन यानी एक दिन में 25 से 30 टन सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल को देता है। अब पता है एक टन को कितना बोलते हैं? एक टन बराबर 1000 kg होता है। अब समझ लीजिए कि एक टन यानी कि 1000 kg, तो 25 से 30 यानी 25,000 से 30,000 किलो सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल को देता है, सिर्फ एक कंपनी। कौन? जो मथुरा का जो तेल शोधक कारखाना है, इस कारखाने से। इसी कारण आगरा के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है, ठीक है। अब बिल्कुल बढ़ेगा जब 25 से 30 टन यानी कि उतना 25 से 30,000, ठीक है, अगर मिलेगा सल्फर डाइऑक्साइड, तो निश्चित रूप से वहाँ के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा। साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड के साथ साथ नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी तेल शोधक कारखानों से निकलते हैं। सिर्फ सल्फर डाइऑक्साइड नहीं निकलते, नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी निकलते हैं। तो ये जो दोनों ऑक्साइड हैं, दोनों ऑक्साइड जब वायु में जाते हैं तो वहाँ जो जलवाष्प हैं, ठीक है, जो जल होते हैं ना, जैसे अब हम लोग यहाँ पर हैं तो वाष्प बन कर ऊपर में उड़ते रहते हैं, तो वही जो जल वाष्प है उसको से अभिक्रिया कर लेते हैं और सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेता है और नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला याद रखिएगा H2SO4, नाइट्रिक अम्ल का याद रखिएगा HNO3। ये दोनों बनाती हैं, दोनों अम्ल है। जब ये अम्ल बना लिया तो ये वर्षा के जल के साथ अम्लीय बना देते हैं। जो भी वर्षा के जल था बढ़िया, उसके साथ मिल जाता है और वो वर्षा जल को अम्लीय बना देता है, जिससे वर्षा होता है और उस वर्षा को हम लोग अम्ल वर्षा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है। सॉरी। ताजमहल संगमरमर या चूना पत्थर का बना है, ठीक है। ताजमहल किसका बना है? संगमरमर कहिए या फिर उसको चूना पत्थर भी कहते हैं। वर्षा जल में उपस्थित अम्ल संगमरमर या चूना पत्थर से क्रिया करके
ताजमहल की दीवारों एवं गुंबज का क्षरण कर रहा है। क्षरण का मतलब होता है धीरे धीरे उसमें क्रोड कर रहा है, तोड़ते जा रहा है, काटते जा रहा है, और इसकी सफ़ेदी फीकी पड़ रही है। इसे वैज्ञानिकों ने संगमरमर कैंसर यानी स्टोन कैंसर का भी नाम दिया है, जो कि धीरे धीरे करके जो खतोर रहा है, खरोच रहा है, ख़त्म कर रहा है, तो उसका नाम क्या दिया वैज्ञानिकों ने? स्टोन कैंसर यानी कि संगमरमर कैंसर। अब तो राजस्थान में नए नए उर्वरक कारखाना भी लगे हैं, जिससे संभवतः ताजमहल की और क्षति हो रही है, क्योंकि जो आगरा है वो राजस्थान से लगभग लगभग बगल में है। ठीक है, जब वहाँ पर भी उर्वरक की कारखाना लगी तो वहाँ भी क्या होंगे, बहुत सारा सल्फर डाइऑक्साइड निकलेंगे, तो वहाँ से भी अगर निकल के धुआं ही आता है, जब वर्षा हो जाएगी, अम्ल वर्षा होगी, तो और इसको क्षति होने की संभावना बढ़ जाती है। अच्छा है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कुछ मानक तैयार किए गए हैं जो ताज की सुरक्षा में अपेक्षित कमल है। ठीक है, कदम है, यानी सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट कुछ कदम उठाए हैं जिससे कि उसको सुरक्षा दिया जाए। ठीक है, ध्यान रखिएगा इतनी सारी बात। देखिए क्या क्या दिया है सुप्रीम कोर्ट, उसके आदेश उसको देख लीजिएगा। कहा गया है कि ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में, अगर ये ताजमहल है तो इसके 500 मीटर इधर पूरे सर्कल, ताजमहल इसके अंदर है, तो इसके 5 मीटर इधर तक, 500 मीटर तक कोई भी व्यावसायिक, कोई भी व्यापारिक गतिविधियां नहीं होंगी। ताजमहल के आसपास जो भी खतरनाक उद्योग है उसको पहचान करके वहाँ के प्रदूषण को कम करना है। ताजमहल के संरक्षण के विजन पर, ठीक है, जो ताजमहल का संरक्षण करना है, इसको रोकना है, इसके विजन को तैयार करना है प्लान के साथ। ताजमहल के अंदर ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल नहीं करना है, ये भी दिया है। अगर ताजमहल के अंदर ड्रोन कैमरा इस्तेमाल करेंगे तो आपको क्या होगी, पनिशमेंट मिल जाएगी। ठीक है, ताजमहल के आसपास प्रदूषित वाहनों की जांचने पर भी रोक का आदेश। जैसे होता है ना प्रदूषण जांच केंद्र, वहाँ पर भी आप ताजमहल के आसपास में वो प्रदूषण जांच केंद्र नहीं खोल सकते हैं। ताजमहल के अंदर खाना और धूम्रपान नहीं करना है। ठीक है, अब ताजमहल में जाइए, घूमिए, लेकिन कोई चीज़ भी अब नहीं खाना है, और वहाँ पर धूम्रपान मतलब कि बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, ये कुछ भी नहीं आपको वहाँ पर लेकर के जाना, न वहाँ इस्तेमाल भी नहीं करनी है। ये सब कही गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ताजमहल को बचाने के लिए। कितना सुंदर ये ताजमहल है ना। ठीक है, लेकिन अब इसके बाद आप कहाँ कहाँ यूपी में घूम सकते हैं। सबसे पहली बात है कि इसको ताजमहल देखने को मिला। ताजमहल के बाद आपको मिलेगा ये अयोध्या का राम मंदिर। क्या मिलेगा? अयोध्या का राम मंदिर। अभी आप जाएंगे यहाँ प्रयागराज, तो वहाँ पर अभी महाकुंभ लगा है, तो महाकुंभ अभी आप घूम सकते हैं। यहीं जहाँ महाकुंभ है वहीं पर आपको अकबर का किला मिलेगा। अकबर का किला, इसमें जो आपको मिलेगा बहुत सारे मंदिर मिलेगा, मूर्तियाँ मिलेगी। यहाँ पर ही एक प्रयागराज में ही एक हनुमान जी का सोए हुए हैं, हनुमान जी यहाँ क्या हुए हैं? सोए हुए हैं। इनका मंदिर मिलेगा। यहाँ पर एक पार्क है, नैनी पार्क, वहाँ भी आपको मिलेगा। कहाँ पर? प्रयागराज में। और भी बहुत सारे जगह हैं, हम जैसे बनारस में जाइए, काशी, जो काशी कॉरिडोर जल्दी में वहाँ पर इनोग्रेट किया गया है, आप उसको देखिए। बहुत सारे जगह हैं ताजमहल के अलॉन्ग विथ, आप वहाँ पर घूम सकते हैं। ठीक है, ताजमहल भी जाइए, वहाँ भी जाइए, सब जगह देखिए अगर टाइम मिलता है तो। कहता अम्ल वर्षा से सबसे अधिक क्षति स्वीडन की 20,000 झीलों को हुई है। स्वीडन एक आपका देश है, ठीक है, यूरोप में। तो वहाँ की जो 20,000 झीलों को हुई है, जिनकी सारी मछलियाँ मर गई हैं। सोचिए, झील क्या होता है कि हम लोग तालाब देखते हैं छोटा सा, अगर यही तालाब बहुत बड़ा हो जाए तो इसको हम लोग कह देंगे झील। ठीक है, अब झील होगा तो सोचिए, एक तालाब हम लोग छोटा सा नहीं मानते हैं, उतना बड़ा होता है। जो गांव में देखते होंगे तालाब आपको 10 बीघा 5 बीघा में होते हैं। ठीक है, अब सोचिए कि उसको से भी कई गुना बड़ा ये झील होते हैं, और वैसा 20 झील में देखा गया, ये सारी मछलियाँ मर गई, तो बहुत ज़्यादा क्षति हुआ स्वीडन को।
इसी तरह जर्मनी के जंगलों को अम्ल वर्षा से अपार क्षति हुई है। अब बताइए कि अगर आप अम्ल यानी कि वर्षा करवा देंगे, यानी कि आप किसी पर तेजाब छीट देंगे पेड़ पौधे पर भी, वो तुरंत क्या होगा, पेड़ पौधे जल जाते हैं। तो उसी प्रकार से जर्मनी में जब अम्ल वर्षा हुई तो जर्मनी के जंगल को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। मिट्टी की होने वाली क्षति को चूना डालकर दूर किया जा सकता है। ठीक है, देखिए देखिए कैसे, अगर हमारे पास जब अम्ल वर्षा हुआ तो मिट्टी क्या हो गई, अम्लीय हो गई, और अम्ल को ख़त्म करना है, बढ़िया करना है, ठीक है, ठीक करना, न्यूट्रल करना है, तो इसमें हम लोग क्षार डालेंगे। जब क्षार डालेंगे तो क्षार यहाँ पर जो चूना होता है ना, कैल्शियम ऑक्साइड, ये आपका क्षार होता है। तो एक तरह चूना पानी डाल करके हम उस मिट्टी को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो जानते हैं कि अम्ल और क्षार को मिलाते हैं तो हमें नम यानी कि लवण और पानी मिलता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि मिट्टी को होने वाली क्षति को चूना डालकर दूर किया जा सकता है। अम्ल वर्षा को समाप्त करने के लिए उद्योगों से निकलने वाले गंधक यानी कि सल्फर और नाइट्रोजन की ऑक्साइडों की मात्रा में कमी लाना आवश्यक है। अगर अम्ल वर्षा नहीं करवाना है, ऐसा करें तो क्या करना होगा, तो जो भी कंपनी से जो सल्फर निकल रहा था, सल्फर का यूजेज कम करेंगे और नाइट्रोजन का भी यूजेज कम करेंगे। ऐसा अनुमान है कि पूरे विश्व में प्रति वर्ष 80 मिलियन टन, ठीक, 80 मिलियन यानी 8 करोड़, क्योंकि 1 मिलियन में 10 लाख होता है। ठीक है, तो 8 मिलियन होता तो 80 लाख होता, लेकिन 80 मिलियन कहा तो 8 करोड़ टन। तो 8 करोड़ तो 8, देखो, इकाई दहाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख, देखिए इकाई दहाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, इतना हो गया। इसमें अगर 1,000 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 और इतना इतना केजी सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में मिल जाती है प्रति वर्ष। पूरे विश्व की बात है, भारत की बात सिर्फ नहीं है। आप यह भी समझे कि कोई गैस जहाँ से निकलती है वहीं के वायुमंडल में नहीं रहती है, ये हर जगह पर फैल जाती है। यह एक देश से हवाओं द्वारा दूसरे देश में भी पहुंच सकती है। इसीलिए पूरे विश्व में कहा गया है कि आप कार्बन इमिशन को कम करेंगे। ठीक है, जो कार्बन की उत्पादकता है उसको कम करेंगे, कोयला कम जलाएंगे। ठीक, ऐसे कही गई है। जैसे अम्ल वर्षा कैसे होती है, अब देखिए, ये आपके फैक्ट्रीज है, ये क्या है, फैक्ट्रीज है। ठीक है, ये फैक्ट्री से निकला क्या चीज़, SO2 निकला, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड निकला। यहाँ पर नदी में पानी वगैरह होगा और यहाँ से ये निकला। ठीक है, जैसे ही पानी निकला तो ये H2S, ये क्या निकला यहाँ से, H2S। ठीक है, दलदल क्षेत्र है H2S, मतलब कि जहाँ से H2O बनना था वहीं से बनता है यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, अब जैसे ही निकलता है ये दोनों मिलने के बाद घंटों बाद जाकर अब SO2 और जलवाष्प दोनों मिल करके क्या होते हैं, ये कुछ सेकंड में ये जो पानी बनाते हैं, जो बादल बनाते हैं, ये बादल में अम्लीय बादल हो जाते हैं। ये कैसे बादल होते हैं, अम्लीय बादल। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो जलवाष्प मतलब जल का कुछ मात्रा जो वायु बन करके, हवा बन करके, जो गैस बन करके जल ऊपर में उड़ रहे थे, उससे अभिक्रिया कर लेता है सल्फर डाइऑक्साइड और वो क्या बनाता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और वो बादल में जो पानी था सिर्फ उसको अम्लीय पानी बना देता है और यही फिर क्या होता है, बारिश के रूप में गिर जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे अम्ल वर्षा होती जाती है। अम्ल वर्षा पेड़ पौधे की पत्तियों को क्षति पहुंचाता है। इससे प्रकाश संश्लेषण की दर धीमी हो जाती है। लोहा जैसे धातुओं का भी क्षरण हो जाता है। लोहा जैसे जो धातु हैं उनको भी क्षरण हो जाता है। किसको से, अम्ल वर्षा से। वायुमंडल में इनकी उपस्थिति से धूम कोहरा, यानी कि कोहरा जैसे होता है ना कि धूल तरह का कोहरा वहाँ पर जमा रहता है। कोहरा मतलब कि जो शीत गिरता है ना, धुआं के जैसा देखने को मिलेगा, जिससे दृश्यता भी प्रभावित होती है, जो कि हमको आगे दिखता नहीं है। अब कहता है कार्बन डाइऑक्साइड और हरित घर प्रभाव, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होते हैं। ठीक है, कहता है कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुलनशील होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होते हैं, पानी में घुल जाते हैं। अतः यह माना गया है कि जीवाश्म ईंधनों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड के अधिकांश भाग समुद्री जल में घुल जाएगा। ये क्या कहा जाएगा कि जो भी जीवाश्म ईंधन है, यानी जो भी हम लोग जलाते हैं खाना वाना बनाने के लिए, उससे निकलने वाले जो CO2 है वो अधिकतर कहाँ जाके घुल जाएगा, समुद्र में, ये बोला जाता है, जिससे वायुमंडल में इसकी मात्रा कम होगी। किंतु यदि मानवकृत कारण से समुद्र के जल का घोलक
घोलक क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़े तो अगले 200 वर्षों में CO2 की मात्रा 8 गुनी हो जाएगी। जैसे समुद्र में तो घुल जाएगा मानते हैं, लेकिन समुद्र उसको घुला ही नहीं पाए, किसी भी कारण से घोलक क्षमता है समुद्र की वो कम जाएगी। तो समझिए कि भारत यानी कि पूरे विश्व में यानी वायुमंडल में अगले 200 वर्षों में CO2 की मात्रा 8 गुनी बढ़ जाएगी। तो कहिएगा कि सर 0.03% है, ये 8 गुना बढ़ेगा तो 0.284 ना रहेगा, जबकि ऑक्सीजन तो 21% है। बाबू समझ लो, यहाँ पर 0.02% था, ठीक है, और जैसे इसको से बढ़कर 0.03% हुआ तो हालत ख़राब होने लगी। पता चलता है कि गर्मी पहुंच गई कहाँ पर, 50 डिग्री सेल्सियस पर। तो इस प्रकार सोचिए अगर 8 गुनी बढ़ जाए ना, 0.24 में आ जाए तो हालत ख़राब हो जाएगी। ठीक है, आदमी तक नहीं रहना शुरू कर यहाँ पर रहेंगे, सब मर जाएंगे। तो CO2 प्राकृतिक और मानवकृत स्रोतों द्वारा वायुमंडल में पहुंच रही है। प्राकृतिक रूप से भी CO2 निकल रही है और मानव के द्वारा जो किया जा रहा है, जलाया जा रहा है, उसके द्वारा भी। प्राकृतिक रूप से कार्बनिक पदार्थों के विघटन, मीथेन के ऑक्सीकरण से मानवकृत कारणों से ऊर्जा की प्राप्ति हेतु जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग प्रमुख है। कहता है कि किस प्रकार से प्राकृतिक रूप से निकलते हैं। तो कार्बनिक पदार्थ जब टूटते हैं तो मीथेन के ऑक्सीकरण बनते हैं। क्या बनते हैं? मीथेन गैस था, उसको से ऑक्सीकरण बनता है। लेकिन मानवकृत कैसे हमारे मानव से कैसे निकलता है ये कार्बन डाइऑक्साइड? तो कहता है जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण से या ऊर्जा की प्राप्ति हेतु, जैसे हम लोग कोई ऊर्जा प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे मान लिया जाए कि आप इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ से आप कोयला जलाएंगे, जीवाश्म ईंधन, तो उसके से भी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं। एक घरेलू कार साल भर में अपने भार से 4 गुने अधिक कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करती है। सोचिए, जो घरेलू कार हम लोग यूज करते हैं उसका अगर मान लिया कि 400 kg अगर उसका मान लिया जाए कि वजन है, तो इसको से 4 गुना यानी कि 1600 kg कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है एक साल में। और गाड़ी कितने साल रखते हैं? लगभग 15 साल तक रखते हैं। ठीक है, जब 15 साल तक रखते हैं, सोचिए 15 गुना इसमें कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 240। अब 2 जीरो इधर, ठीक है, ये वाला, और 1 kg, इतना kg निकाल देगा कार्बन डाइऑक्साइड। सोचिए, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अगर पेड़ पौधे कम रहेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए पेड़ पौधे लगाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सरकार कही कि अगर प्राइवेट ज़मीन पर भी पेड़ पौधे लगे हैं तो उसको काटना नहीं है। कहता अटलांटिक सागर के लांघने वाले हर हवाई जहाज़ से प्रति यात्री 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है। सोचिए, अटलांटिक सागर जो है उसके लांघने वाले, उसके ऊपर से जो उड़ते हैं ना एरोप्लेन, उसके लिए कही जा रही है कि प्रति यात्री 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है। वायुमंडल में अत्यधिक CO2 की उपस्थिति से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसे हरित घर प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। यानी कि वायुमंडल में जब CO2 की उपस्थिति ज़्यादा हो जाती है तो पर्यावरण हमारे प्रतिकूल नहीं होकर के हमारे माने अनुकूल ना होकर के प्रतिकूल हो जाता है, यानी हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक है, प्रभाव पड़ता है, इसी को हम लोग कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसके बिना पृथ्वी पर जीना संभव नहीं था। ठीक है, परंतु वायुमंडल में CO2 की उपस्थिति अत्यधिक मात्रा जीवन के लिए खतरा बन गया है। कहता है कि CO2 हो, लेकिन उतना भी ना हो कि जीवन के लिए क्या बन जाए? खतरा बन जाए। आइए अब इस क्रियाकलाप और किस कारण बनाया जाता है, इसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, कुछ हरे पौधे गर्म वातावरण में ही पनपते हैं, उनके लिए शीशे की दीवारों से निर्मित घर बनाया जाता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो गर्म वातावरण में ही पनपते हैं, यानी कि उसको गर्मी ही चाहिए होती है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग शीशे के दीवारों से निर्मित एक घर बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको बनाई गई हैं, जिसे हरित गृह या पौधघर यानी कि ग्रीन हाउस कहते हैं। ठीक है, शीशे की दीवारों द्वारा इनमें सूर्य से प्राप्त विकिरण प्रवेश करती है तथा पौधा घर को गर्म कर देती है। पौधा घर की सतह गर्म होने के बाद मुख्यतः लंबी तरंगदैर्घ्य वाली इंफ्रारेड रे निकलती है, इंफ्रारेड निकलती है, जो हम लोग दिख नहीं पाते हैं। हम लोग देखते हैं सिर्फ विजिबल रेस को,
जिन्हें शीशे की दीवार परिवर्तित कर देती है और पौधा घर गर्म बना रहता है। यह गर्म वातावरण हरे पौधों को पनपने के लिए अनुकूल होता है, जिससे वे बढ़ते हैं। ठीक है। वायुमंडल में भी कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण पौधा घर की हर की तरह प्रभाव उत्पन्न होता है और इसी कारण इसे पौधा घर प्रभाव कहते हैं। जैसे देखिए कहना क्या था कि ये जो आपको बनाया गया ना, ये इसलिए बनाया गया है कि आपको विकिरण तो अंदर आ जाए, लेकिन इसको से जो गर्माहट थी, गर्म अंदर आ जाएगा लेकिन ये गर्माहट बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। जब ये आदान प्रदान नहीं हो पाएगा तो ये जगह क्या रहेगी, हमेशा ज़्यादा गर्म रहेगी। तो हमारे जो वायुमंडल होते हैं उसमें इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड हमारा ढक के रखा है। जब कार्बन डाइऑक्साइड ढक के रखा है तो ये बताइए कि गर्म चीज़ तो आने देगा क्या गर्म को बाहर जाने दे रहा है? नहीं जाने दे रहा है। तो ये पूरे जगह को क्या कर रहा है, गर्म करके रख रहा है। तो सेम टू सेम ये ग्रीन हाउस जैसे है जो है, इसी के जैसे ना ये कर रहा है। इसीलिए इसी प्रभाव को नाम दिया गया है ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी कि गर्म क्या था, पौधा घर के जैसा ही वहाँ पर प्रभाव बनाया गया है। ठीक है, बात समझ में आ गया। जैसे देखिए ये पृथ्वी से तो, ये सूर्य से तो यहाँ पर आ गई कौन, ये गर्मी, लेकिन ये रेडिएट करना चाह रहा था। ठीक है। और यहाँ पर ये किसका आवरण बना हुआ है, ये आवरण बना हुआ है CO2 का, इसलिए पृथ्वी, इसलिए क्या हो गया, इसको बोल रहे हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ये जो है ना, ये देखिए रे को ये नहीं समझिएगा, ये किरण बाहर जा रहा है। और ये कौन सा किरण था, इंफ्रारेड। अब थोड़ा सा बता ही देते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ पर 3 तरह का होता है। एक वो होता है विजिबल, जिसको में हम लोग देखते हैं, और एक होता है अल्ट्रा वायलेट, जिसको नहीं देखते हैं, और एक होता है इंफ्रा, इसको भी नहीं देखते हैं। बात समझ में आ गया। तो ये जो किरणें जैसे ही आई तो गर्म आ गई, तो ये जगह जैसे ही गर्म हो गई तो यहाँ से एक रे निकलने लगते हैं। जैसे कोई भी चीज़ गर्म होता है तो वहाँ से तो चमक भी करेगा, तो चमकता इतना है कि जो हम लोग देख नहीं पाते हैं, यानी वो इंफ्रा होता है। तो वो रे तो निकल गई बाहर, तो रे तो बाहर निकल गई लेकिन गर्माहट रह गई। तो ये जो हमारा सरफेस था किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, ये यहाँ से तो जाएगा लेकिन ये इधर ही लौटा देगा, ये बाहर गर्मी चीज़ को बाहर नहीं जाने देता है। इसीलिए पृथ्वी क्या होती है, गर्म रह जाती है। तो हमारे जो दूसरा ग्रह है शुक्र ग्रह, इसमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का ही लेयर है, इसीलिए वो गर्म है और ज़्यादा चमकता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गर्म गैस है, याद रखिएगा। कहता सूर्य की किरणें जब वायुमंडल में प्रवेश करती है तो ओजोन की परत के द्वारा उसकी परावैंगनिक किरणें रुक जाती है और दृश्य विकिरण एवं कुछ छोटी तरंगदैर्घ्य वाली अवरक्त किरणें हवा से होती हुई पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाती है। अवरक्त का मतलब इंफ्रारेड, और उसे क्या करती है, सरफेस को गर्म कर देती है। पृथ्वी की गर्म सतह से मुख्यतः लंबी तरंगदैर्घ्य अवरक्त किरणें उत्सर्जित होती है। ठीक है, इंफ्रारेड वाला उत्पन्न होता है जिसमें तरंगदैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ ज़्यादा होती है। ठीक है, वायुमंडल में CO2 गैस इन अवरक्त विकिरणों से अधिक भाग को अवशोषित कर पृथ्वी की सतह पर पुनः परावर्तित कर देती है। कहती है कि अब तुम नहीं जाओ, अब तुम पृथ्वी की तरफ ही आ जाओ, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। और वायुमंडल में CO2 की अधिकता के कारण पौधाघर प्रभाव जो है अधिक उत्पन्न होता है। जब वायुमंडल में CO2 की अधिकता हो जाएगी, बहुत ज़्यादा होगा, जिससे कारण से ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी पौधाघर प्रभाव अधिक उत्पन्न होगा, जिससे पृथ्वी की सतह अधिक गर्म हो जाती है और हानिकारक प्रभाव उत्पन्न होने लगते हैं। तो पौधाघर प्रभाव के कारण पर्यावरण पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं। कौन सा प्रभाव पड़ना संभव होता है, देखिए। पहला, जलवायु में अवांछनीय परिवर्तन से जीव प्रभावित होंगे। जैसे बिन मौसम बरसात हो जाए तो जीव जंतु पर भी क्या होंगे, प्रभाव पड़ेंगे। पृथ्वी का ताप बढ़ जाने से बर्फ की पहाड़ पिघलने लगेंगे, अतः समुद्र जल की सतह बढ़ जाएगी और तट क्षेत्र वाले जो भी जगह हैं वो तटीय क्षेत्र वाले वो क्या होंगे, डूबने लगेंगे। क्यों, समुद्र का जल स्तर जब बढ़ेगा तो ये जगह में पानी बढ़ने से ये चीज़ जलमग्न हो जाएगी, जल में डूब जाएगी। अत्यधिक गर्मी फसलों को हानि पहुंचाएंगे। अत्यधिक गर्मी जो रहते हैं वो फसलों को हानि पहुंचाते हैं, जिससे कृषि उत्पादन में भारी क्षति होगी। और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 2030 तक पृथ्वी के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है, और 2 डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है,
तो अब हम लोग को क्या करना चाहिए, तो वायु प्रदूषण को रोकना चाहिए। तो कहता है वायु प्रदूषण के रोकने का क्या उपाय होगी, टाइम देख लेते हैं। अब इस वीडियो को रहने देते हैं ना, अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वायु प्रदूषण के उपाय।